बच्चे बॉडी कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो आइए भैया आज करते हैं फटाफट से बिना कोई टाइम बर्बाद किए क्विक रिवीजन के अंदर हम फटाफट से बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज बात करते हैं डिजिटल ऑडिट की। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने इसमें ना जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट भी कर दी ताकि टाइम बहुत कम लगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं सीक्वेंस को डिस्टर्ब करूंगा। पहले वाले टॉपिक बाद में कराऊंगा, बाद वाले पहले कराऊंगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर साइबर रिस्क से। सर साइबर रिस्क के बारे में देखो, जो साइबर रिस्क क्रिएट करेगा ही वांट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉपर्टी डैमेज करना चाहता है, स्टील करना चाहता है, एक्सपोज करना चाहता है, आपको डिसेबल करना चाहता है कि आप काम ना कर पाए और बदले में आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। बात करते हैं साइबर अटैक कितने तरह के होते हैं। पहला होता है मेलवेयर। देखो जी, इसके कई टाइप हैं। एक होता है रैंसमवेयर, एक होता है आपका फाइललेस मेलवेयर, दूसरा होता है, तीसरा होता है ट्रोजन और चौथा होता है मोबाइल मेलवेयर। जो मोबाइल मेलवेयर है उसमें आप ऑब्वियस सी बात है, आप यूज करेंगे, टारगेट करेंगे फोन को, फोन के थ्रू आप चीजों को मतलब वहां पर आप डेटा स्टील करना है या जैसा भी इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, ठीक है ना। तो रैंसमवेयर में क्या होता है, देखो रैंसमवेयर में आपका जो डेटा होता है उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं और इनक्रिप्ट करने के बाद आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एक डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए होगी। अब वो की आपके पास तो है नहीं, वो तो हैकर के पास है, तो हैकर आपको बदले में क्या देगा भैया, की, और आपसे बदले में लेगा पैसे। ज्यादातर ये ट्रांजैक्शन होते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो डिक्रिप्शन की आपको देगा, बदले में पेमेंट मांगेगा आपसे। फाइललेस के अंदर क्या होता है, देखो फाइल नहीं होती, बिना फाइल के क्रिएट होगा। सिस्टम टूल का इस्तेमाल करते हो, सिस्टम के अंदर बग या ग्लिच वो अटैक कर देंगे, ठीक है ना। ट्रोजन्स में क्या होगा, डिस्गाइज सॉफ्टवेयर होगा, बेसिकली विल डिसरप्ट योर ऑपरेशंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है सर, ये एक तरह का मैलिशियस टारगेटेड अटैक है जहां पे फॉल्स रिक्वेस्ट आएगी और फॉल्स रिक्वेस्ट को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो भैया आपका बिजनेस हुआ डिसरप्ट। फिर वो आपकी एक्टिविटी, आपके रूटीन काम को रोक देगा, ठीक है ना। वो आपके पूरा सिस्टम एक तरीके से बेकार हो जाएगा और फ्लड कर देंगे सारी की सारी चीजें आपके सिस्टम में, जितने भी ग्लिच बग हैं, ताकि आपका बिजनेस को डिसरप्ट करके रूटीन टास्क को रोक सके। फिशिंग। फिशिंग देखो, एसएमएस, फोन, सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आप करते हैं, जहां पे विक्टिम को आप इंसाइट करते हैं कि वो आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करे। फिशिंग के चार टाइप है। एक होता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग क्या होती है सर, इसमें स्पेसिफिक इंडिविजुअल को आप टारगेट करते हैं, ठीक है ना, मेलिशियस ईमेल के थ्रू। अब स्पेसिफिक इंडिविजुअल मैं आपको ही भी हो सकता है स्पेसिफिक, ठीक है ना, जिससे आप इंफॉर्मेशन स्टील करना चाहते हैं, है ना। तो आप उसे टारगेट करते हैं थ्रू ईमेल वगैरह। वेलिंग के अंदर क्या होता है, वेल वेल इज लाइक बिग। तो इसमें आप टारगेट करते हैं सीनियर या सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, बड़े एम्प्लॉयज को। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने बड़े एम्प्लॉय को टारगेट किया तो उसके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो आप उसे टारगेट करते हैं और स्टील मनी स्टील करने के लिए। स्पेशिंग के अंदर क्या होता है, आप ईमेल नहीं भेजते, आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ठीक है ना। कई बार आपके पास भी आता होगा टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। आप ये प्रिटेंड करते हैं ये एसबीआई से आया, मारुति से आया, टू बी फ्रॉम रेपुटेबल कंपनीज, ताकि आप कहीं ना कहीं इंड्यूस कर सके इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें। और विशिंग, विशिंग में क्या होता है, फोन कॉल और वॉइस मैसेज आएंगे। अगेन वो प्रिटेंड करेंगे कि रेपुटेबल से हैं, बट वो होंगे नहीं और आपसे आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग लेंगे और आप रिवील कर दोगे। तो विशिंग में इस्तेमाल होगा फोन कॉल और वॉइस, फिशिंग में आपका टेक्स्ट मैसेज, वेलिंग में फॉर बिग एम्प्लॉयज, स्पीयर फिशिंग में आपके स्पेसिफिक इंडिविजुअल। स्पूफिंग देखो दो तरह की होती है। स्पूफिंग में क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल ना आपको अगेन वो ये दिखाएगा कि वो ट्रस्टेड आदमी है और आप कहीं ना कहीं उससे बातें शेयर करोगे। अब स्पूफिंग दो तरह की होती है। तो डोमेन, डोमेन मतलब वेबसाइट वगैरह। ईमेल में ऑब्वियस सी बात है, ईमेल में आपको ईमेल भेजा जाएगा विद फोर्ज स्टैंडर्ड एड्रेस और आप क्लिक करोगे और खेल हो जाएगा उसमें। डोमेन में क्या होगा सर, अटैकर इम्पर्सोनेट करेगा नॉन बिजनेस को, उसकी फेक फेक वेबसाइट बनाकर, ईमेल डोमेन बनाकर, ताकि बेवकूफ बना के आपने परचेज कर लिया, है ना, गुची, प्राडा, इन सबके फेक वेबसाइट चल रही है, आपने टी शर्ट का ऑर्डर प्लेस किया, डिस्काउंट और 80-90% और सब खेल हो जाएगा उसमें। आइडेंटिटी बेस अटैक, इसमें वैलिड यूजर क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज होते हैं सर, और वो प्रिटेंड करते हैं वो एक्चुअल यूजर है। जो आदमी, जिसका फॉर एग्जांपल मेरा पूरा यूजर जो है, डिटेल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई और जिसके पास चली गई, वो प्रिटेंड कर रहा है टू बी अंकित ओबरॉय, तो वो है आइडेंटिटी बेस अटैक। इनसाइडर इनसाइडर थ्रेट, यहाँ पे करंट या फॉरवर्ड एम्प्लॉय डेंजर क्रिएट करेगा फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा कंपनी के नेटवर्क का, ऑब्वियसली वाले सेंसिटिव डेटा है कंपनी नेटवर्क का, आईपीआर, पेटेंट, कॉपीराइट, तो वो इनसाइडर जो होगा इसलिए बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट, चाहे वो करंट एम्प्लॉय हो फॉरवर्ड एम्प्लॉय हो। डीएनएस टनलिंग, ये क्या होता है सर, देखो जी इसमें ना टनल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हैकर को आप एक रूट दोगे कि वो मेलवेयर को अनलीश करे आपके सिस्टम में, आपके सिक्योरिटी को बाईपास करके आपका डेटा स्टील करेगा।
और अल्टीमेटली वो आईपी और वही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट आएगा। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी आप आगे पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें आपके आईओटी को टारगेट करते हैं, चाहे आपके सिस्टम्स हो, चाहे आपके जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, चाहे अलेक्सा हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये टाइप्स हो गए साइबर अटैक के। अब आते हैं स्टेजेस। देखो ये सबसे पहले करना क्या है कि साइबर रिस्क को एसेस करना है। इसमें एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो पूरी तरीके से इम्यून नहीं है, साइबर अटैक हो ही सकता है। कॉमन थ्रेट क्या होंगे, वही रैंसम, फिशिंग, ये सब आपने पढ़ा, ठीक है ना। इम्पैक्ट क्या है सर साइबर रिस्क का? इम्पैक्ट बड़ा सिंपल है सर, अगर साइबर अटैक हो गया तो फाइन देना पड़ेगा, ब्रीचेज होंगे, है ना, रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ेगी, बिजनेस का इंटरप्शन होगा, डेटा लॉस होगा, रैंसम वेयर, आईपी थेफ्ट, ये सब होगा। अब मैनेज कैसे करें? रिस्क की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लो, आईटी प्रोग्राम्स को एसेस करो, इनिशिएटिव्स को अलाइन करो अपने गोल्स के साथ, और रिस्क वगैरह जो आपके हैं एक्सेप्टेड रिस्क जो है उसे आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में 4 बातें हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, आपको देखना पड़ेगा सर रिस्क क्या है, और क्लासिफाई करिए एसेट्स को बाय सेंसिटिविटी, ठीक है ना। अब उसमें आप फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, एनआईएसटी, आईएसओ फॉर गाइडेंस इसके लिए। तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क कैसा है, और उसके बाद अपनी एसेट्स को आपको संभालना है, रिस्क को प्रोटेक्ट करना है, वो आप एसेट को सेफगार्ड करिए, आप एक्सेस करिए, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कराइए, डेटा सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करिए, ठीक है ना। क्रिटिकल एसेट को प्रायोरिटाइज करिए, ये मेरी एसेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। और पेटेंट, कॉपीराइट, खासकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है उसमें ज्यादा होता है। डिटेक्ट द रिस्क, इसमें आप देखो सर कहाँ कहाँ पे रिस्क क्रिएट हुआ, आइडेंटिफाई द इंसिडेंट्स। प्रोसेस देखो सर, क्या प्रोसेस है आपका फॉर डिटेक्टिंग द सिक्योरिटी ब्रीचेस, कि भाई रिस्क पकड़ना भी है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, रिस्क को रोकना भी है, पकड़ना भी है। रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? अब रिस्क तो क्रिएट हो गया, अटैक तो हो गया, उस केस में आप देखो इम्पैक्ट और कॉस्ट क्या है, प्लान करो फ्यूचर सेफगार्ड क्या है, कम्युनिकेट करो विद द स्टेक होल्डर्स, और रिकवर में आपका रिकवरी प्लान्स होने चाहिए, सिक्योरिटी टूल्स होने चाहिए, रेगुलेटर को आप बताइए अगर रिस्क क्रिएट हुआ है तो, और रिकवर करिए अपने ऑपरेशन ताकि बिजनेस का डिसरप्शन आप रोक सके जल्दी से जल्दी। तो आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड और रिकवरी। ये क्वेश्चन आया था 2-3 मिनट पहले कि सर एक बात बताइए, कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होगा। सबसे पहले वेंडर की बात करते हैं। अब देखो सर, वेंडर का सेटअप, वेंडर का पूरा डिटेल आपके पास है, वेंडर आपका रजिस्टर है, ठीक है ना। आपको ये देखना है सबसे पहले कि वेंडर का जो डेटा है उसको मैनेज कौन करता है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। हेड ऑफिस अगर मैनेज कर रहे हो सेंट्रलाइज है। क्या ईमेल रिक्वेस्ट यूज की जाती है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए ना सर। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस को लेकर भी भाई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इवन कह रहा है कॉल बैक वगैरह अगर है तो बहुत बढ़िया है फॉर चेंजेस। तो कह रहा है ईमेल रिक्वेस्ट फॉर इनेबलिंग एंड फॉर चेंजेस ऑल्सो देयर मस्ट बी ऑथेंटिकेशन, और क्या सिस्टम हैंडल कर रहा है इनिशिएट करना और ये सब, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मान लो पैसे ट्रांसफर करने, तो क्या स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है? पहली बात, फिशिंग वगैरह को लेकर वेरिफिकेशन यहाँ भी था, ऑथेंटिकेशन ऊपर भी था, यहाँ भी कॉल बैक वगैरह। और क्या टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है वायर ट्रांसफर को, मनी ट्रांसफर वगैरह। और पैच मैनेजमेंट में पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है, स्कैन वगैरह रेगुलरली परफॉर्म किए गए क्या, और पैच नोटिफिकेशंस क्या आपने रिसीव और हैंडल किए हैं, ठीक है ना। रिमोट ऑडिट में आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मींस का इस्तेमाल करेंगे ऑडिट करने के लिए। ये या तो कंप्लीटली वर्चुअल होगा या पार्शियली वर्चुअल, मतलब आप जा ही नहीं रहे हो साइट पे, घर से बैठ के आराम से ऑडिट कर रहे हो, ठीक है ना। इस केस में देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कंसिडरेशन। आपको देखना पड़ेगा टाइमलाइंस क्या होंगी, कब ऑडिट शुरू कब खत्म होंगे, प्लेटफॉर्म से होंगे, मीटिंग्स से होंगी, जूम में होंगी, गूगल मीट होगी, जैसे भी होगा, ठीक है ना। डेटा एक्सचेंज कैसे करोगे, वो अपना सिस्टम डेटा कैसे देंगे आपको, ठीक है ना, इनक्रिप्ट करेंगे कैसे करेंगे, गूगल ड्राइव में, जैसे भी है। टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, कंपिटेंट है क्या आपके ऑडिटर, आपकी ऑडिटिंग, ये सब। और वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए, डेटा जो है वो शेयर नहीं होना चाहिए। अब वो डेटा क्लाइंट आपको दे रहा है, ऐसा ना हो कि बीच में हैक हो जाए और वो सारा डेटा लूज हो जाए। सिक्योर करिए डॉक्यूमेंट को, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी में ऑब्वियस सी बात है, डेटा को इनक्रिप्ट करिए, डॉक्यूमेंट एक्सेस इनक्रिप्ट करिए, हर किसी के पास डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं होना चाहिए। साथ में लीगल रेगुलेशंस भी आपको मानने हैं, अनऑथराइज स्क्रीनशॉट ना लिए जाएं, ये बात ध्यान रखिए, वीपीएन का इस्तेमाल करिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, डॉक्यूमेंट करिए सर कि क्या सही में रिमोट ऑडिट सही है, वो आपको देखना पड़ेगा। एडवांटेज क्या है सर? देखो एडवांटेज ये कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल, घर से बैठ कर ऑडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड में आया था बेसिकली ये कंसेप्ट। डिसरप्शन, ऑब्वियस सी बात है, आपकी डे टू डे अफेयर्स में ऑडिटर तो इंटरफेयर करेगा नहीं, तो डिसरप्शन कम से कम होगा। और चौथी बात, फर्स्ट हैंड एविडेंस मिलेगा आपको, जो आपको मांग रहे हैं वो सीधे मिल रहा है, बीच में कोई है ही नहीं। और ग्लोबल नेटवर्क मिलेगा ऑडिटर्स का, तो अपने हिसाब से ऑडिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क इश्यूज होंगे सर। आप बॉडी लैंग्वेज कैश नहीं कर सकते कि जो इंक्वायरी आप कर रहे हो वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है पता नहीं, टाइम जोन की दिक्कतें आएंगी। अब वो बाहर बैठा है, आप यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं सर, सारा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सेंसिटिव सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, वो सबसे बड़ा रिस्क है। कल्चरल लीगल नॉलेज जो है वो डिफरेंट होगा।
साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब आते हैं सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है। डेटा एनालिटिक्स क्या है सर? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। तो जिन टूल और टेक्निक के थ्रू आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो है डेटा एनालिटिक्स। अब ऐसे ही टूल टेक्निक ऑडिट के अंदर भी इंप्लीमेंट करते हो, इसे कहते हैं CAAT, कंप्यूटर ऑडिटेड, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, CAAT। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार टेक्निक दी गई है, चार प्रोग्राम दिए गए बेसिकली, ACL, ऑल्ट्रिक्स, पावर BI और केसवेयर। ACL क्या बोलता है सर? ये ना डेटा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन प्रिवेंशन में आपकी हेल्प करेगा, रिस्क मैनेजमेंट में। ये क्या होगा? लार्ज डेटा जो होंगे उसको, मैंने आपसे कहा डेटा एनालिटिक्स, उसका सैंपल क्रिएट करेगा, पैटर्न्स देखेगा, पैटर्न्स के आधार पर डिसाइड करेगा भाई वीकनेस है या फ्रॉड तो नहीं है। तो फ्रॉड में रिस्क मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सैंपल करके पैटर्न्स देखेगा, इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व करेगा। ये है ACL। ऑल्ट्रिक्स की बात करिए सर, ये कंसोलिडेट करेगा ऑपरेशनल डेटा, ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल क्रिएट करता है सर। ये ऑडिट ट्रेल तो आप पढ़ ही रहे हो। साथ में मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स को ऑटोमेट करेगा। अगेन पैटर्न्स ऊपर भी थे, पैटर्न्स यहाँ भी, सर्च फॉर पैटर्न्स इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड, इरेगुलरिटीज, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको यहाँ ऑल्ट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे। मतलब दो तीन पॉइंट कॉमन है ACL ऑल्ट्रिक्स में, पैटर्न्स वाला पॉइंट लिख देना कॉमन है। पावर BI के अंदर क्या है? पावर BI के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस, ये नॉन टेक्निकल जो बिजनेस यूजर्स हैं इनके लिए डेटा शेयर, विजुलाइज, एनालाइज करने में हेल्प करेगा। साथ में ऑडिट रिपोर्ट बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। कौन? पावर BI। केसवेयर में क्या है? डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ये टूल आपको प्रोवाइड करेगा इन कंडक्टिंग ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्विकली, एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। आपके रूटीन टास्क को एलिमिनेट करके ऑडिट कराएगा एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली। एक बात ध्यान रखना, कोई भी आ जाए इन चारों में से, इंपॉर्टेंट है काफी है, स्टार्टिंग में जरूर लिख देना इट इज अ डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। चारों है तो भाई। अब आते हैं सर ऑटोमेटेड टूल। सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कह रहा है सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT मतलब डिवाइस को कनेक्ट करना, फोन या अप्लायंसेस टू द इंटरनेट। फोन है, एलेक्सा है, बहुत सारे, अब तो हर चीज कनेक्ट ही हो रही है सर, लाइटें तक कनेक्ट हो रही है। कह रहा है ये इंट्रोड्यूस करेगा नया रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि लॉस भी नए लगेंगे। अब ऑडिटर को मैनुअल कंट्रोल के ऊपर जाना पड़ेगा बियॉन्ड, और इवेल्युएट करना पड़ेगा सिस्टम कंट्रोल्स। ऑडिटर को अपने आप को भी ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी टीम को भी ट्रेन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन फ्लो अब चेंज होगा, क्योंकि अब आप IoT लेकर आ रहे हो तो ट्रांजैक्शन फ्लो चेंज होगा, तो ऑडिटर को भी अपने स्कोप में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंप्लीकेशन है जो ऑडिटर को ध्यान रखने पड़ेंगे। नए रिस्क, मैनुअल कंट्रोल के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग अप स्किलिंग और ये सब। रिस्क क्या है सर? डेटा, डिवाइस हाईजैक हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, DOS, डिवाइस थेफ्ट, चोरी हो गई। AI, AI डेटा और एल्गोरिथम का यूज करेगा टू मेक डिसीजंस, उन पैटर्न्स के आधार पर जो उसने सीखे हैं ओवर टाइम। अब चाहे वो सिरी की बात कर रहे हैं, अब तो आपको पता ही है ना, ChatGPT से लेकर परप्लेक्सिटी, ग्रोक सब बैठे हुए हैं। इसमें इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशन लॉजिकल फ्लो चेक करिए एल्गोरिथम का, बायसनेस तो नहीं, आप ये देख लेना। साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज वगैरह चेक कर लो। और क्या, आप देख लो ओवर साइट में चेंज आया है, क्योंकि AI के कारण अगेन चेंज होगा, एडजस्टमेंट्स आएंगे, वर्कफ्लो चेंज होगा, और चेंज होगा तो ऑडिट के अंदर भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, ऑडिट अप्रोच में भी। कॉमन रिस्क है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा रिस्क है। देखो जितना डेटा सिस्टम यूज करेगा अलग अलग सोर्सेज से, उतने कनेक्शन फॉर्म होंगे, उतना डेटा लीकेज का चांसेस ज्यादा है। अब आप हर एक चीज अगर मतलब सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं AI के अंदर, तो आपका सारा डेटा तो बाहर जा ही रहा है, एंट्री पॉइंट कनेक्शन फॉर्म हो रहे हैं और पोटेंशियल रिस्क क्रिएट होगा। कन्फिग्रेशन अगर गलत हुआ, AI आजकल मेडिकल के अंदर भी AI का यूज हो रहा है, कन्फिग्रेशन गलत हो तो भाई साहब पेशेंट की अलग कहानी हो जाएगी उस केस में, ठीक है ना। मेडिकल कंडीशन के लिए मेडिकली बैडली कन्फिगर्ड हुआ तो भैया मेल फंक्शन होगा। डेटा प्रिवेसी, ऑब्वियस सी बात, अगर डेटा आप शेयर कर रहे हैं तो डेटा सर शेयर भी तो हो सकता है आगे। तो इसीलिए डेटा प्रोवाइडर से एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए कि भाई क्या आपका डेटा शेयर कर सकते हैं हम। तीन रिस्क है AI में। इसके बाद ब्लॉकचेन। देखो ब्लॉकचेन में क्या होगा सर, डेटा फ्लो करेगा और ब्लॉक बनाता हुआ चलेगा, एक चेंज नहीं कर पाओगे बीच में। आप चेंज करोगे पूरे एल्गोरिथम बिगड़ जाएगी, कर ही नहीं सकते। तो कह रहा है अनऑथराइज चेंजेस को रोकेंगे, और इंक्रिप्टेड लेजर होगा जहां ब्लॉक फॉर्म होंगे। डेटा को बेसिकली इंटीग्रिटी मजबूत रखनी, डेटा लीक नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए अनऑथराइज्ड। इम्प्लीकेशंस क्या है सर? आप चेक करोगे सबसे पहले गवर्नेंस, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है। आप चेक करेंगे अगर इनसिक्योर APIs वगैरह तो नहीं है ना भाई, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत आएगी, डेटा प्रिवेसी। आपको मानना पड़ेगा लॉज रेगुलेशंस। ब्लॉकचेन अगर वीक प्रोटोकॉल्स हुए तो सिग्निफिकेंट दिक्कत आएगी सर, उसमें ऑडिट कंसर्न है, ठीक है ना। तो चार इंप्लीकेशन है। रिस्क क्या है सर? स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए,
लॉकआउट का रिस्क है, अगर लॉकआउट हो गया, चेंज किया लॉकआउट, सब बंद। उस केस में कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि सर कैसे निकलना है बाहर। साइबर अटैक्स कॉमन है, और आपको यू हैव टू मेंटेन रोबस्ट डेटा मैनेजमेंट, ताकि आपका डेटा आगे लीक ना हो और साइबर अटैक वगैरह से वो सेफ रहे, ठीक है ना। चलिए, एनएफटी, एनएफटी में क्या होता है, देखो आपकी अपनी पेंटिंग्स, आपके अपने आर्ट्स हैं, उनको टोकेनाइज करते हैं आप, तो बेसिकली ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है यूनिक आइटम की। इसमें क्रिएटर्स क्या करेगा, टोकेनाइज करेगा थिंग्स टू आर्ट, कैरेक्टर, ये सब, और एक ही ऑफिशियल ओनर होगा, और ये भी कहीं ना कहीं उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ब्लॉकचेन। जो ओनरशिप है, अब जैसे आप जमीन बेचते हैं, पूरी ट्रेल बनती है, पूरी आप देखते हैं ट्रेल कहाँ से आ रही पीछे से, कह रहा है सर यहाँ पे वहां तो फिर भी हो सकता है चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देयर विल बी नो चेंज इन रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप। की फीचर्स क्या है सर, डिजिटल एसेट है, तो इंटरनेट कलेक्टिबल्स, आर्ट, म्यूजिक, ये सब आप रख सकते हैं, इट इज सपोर्टेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यूनिक आइटम, यू कैन नॉट फोर्ज दिस और एक्सचेंज। एनएफटी एक्सचेंजेस लाइक क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपन इसको डील करते हैं, ठीक है ना। चैलेंजेस क्या है सर, ओनरशिप कॉपीराइट कंसर्न है, अगर आपने अपने नाम में कर लिया तो दिक्कत, सिक्योरिटी रिस्क तो कॉमन रिस्क है ही, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह। आरपीए, आरपीए में क्या होता है, आपके रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट कर दिया जाएगा, तो आपको बार बार वो काम नहीं करना पड़ेगा। स्पीड एक्यूरेसी दोनों बेटर होगी, ठीक है ना, साथ में प्रिसिशन हाई होगा, मैनुअल एफर्ट कम से कम, रिस्क कम होगा। इम्प्लीकेशंस क्या, आपको आरपी प्रोसेस समझना पड़ेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट कब होता है, सैनिटाइज, क्लीनिंग, ये सब देखना पड़ेगा। सोर्स कोड चेक करिए, लॉग, एल्गोरिथम, ये सब चेक करना पड़ेगा आपको। जनरल आईटी कंट्रोल फिर भी लगेंगे। कॉमन रिस्क क्या है आईपी में, देखो बोट आप लगाओगे विदाउट अ मॉडल, तो सर वो बोट एरर क्रिएट करेगा, इसीलिए टूल और जो बोट आप लगा रहे हो विद प्रॉपर मॉडल लगाना है आपको, और अगर ट्रेनिंग नहीं हुई तो भी दिक्कत है। चेंज मैनेजमेंट में अगर आपने चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को स्किप कर दिया तो दिक्कत है। और स्ट्रेटेजी रिस्क, अनरियलिस्टिक केपीआईज और अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट अनसर्टेनिटी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं अनरियलिस्टिक, अचीव नहीं हो रहे, तो सर वो कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट करेंगे। तो मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए सर कि पोटेंशियल क्या है और उसका लिमिटेशंस क्या है। अनरियलिस्टिक रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क विल बी क्रिएटेड, ठीक है ना। इसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, ठीक है। देखो, अगर आप ऑडिट करोगे तो कुछ टेक्नोलॉजी वाले रिस्क जो क्रिएट होंगे, ये आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं। अनऑथराइज्ड डेटा, है ना, इनएक्यूरेट डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रिविलेज टू आईटी पर्सोनल, अनऑथराइज्ड चेंजेस, फेलियर टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, सारे सेम है। बस एक बात ध्यान रखना, कह रहे हैं जब भी आपको टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ऑडिट में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है नई टेक्नोलॉजी के, और किस तरीके से सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है। और देखो हाउ द टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, ऊपर ही बात करके फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन के, ठीक है ना। साथ में डिजाइन करो एसएनडी, ऑडिट रिस्पॉन्स, सब देखना पड़ेगा। और मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स प्रोसेस है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, वो आपको देखना पड़ेगा इन मेंटेनिंग, है ना, सिलेक्टिंग द कंट्रोल्स, ये सब 4 पॉइंट है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट जेन ऑडिट। देखो भैया, नेक्स्ट जेन ऑडिट जो है, इसमें 4-5 बातें ध्यान रखनी है। पहला है ड्रोन टेक्नोलॉजी। आजकल ड्रोन का यूज हो रहा है फॉर इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपकी इन्वेंट्री रिमोट लोकेशन में पड़ी, आप जा नहीं सकते सर, तो ड्रोन का यूज करिए। ड्रोन में ग्रेट पेलोड कैपेसिटी है, सेंसर कैमरे कैरी करेगा, फोटोग्राफ लेगा, लार्ज क्वांटिटी यहाँ रखी हुई है। ड्रोन जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा, उसे ऑल्टरनेटिव सोर्स से इन्फॉर्मेशन के साथ कंबाइन कर दो। जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या होंगे, बार स्कैनर्स, क्यूआर कोड रीडर्स, ये सब, और फिर आप उसका यूज करिए तो आपको मदद मिलेगी। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और करेक्टनेस वगैरह इंप्रूव होगी, ठीक है। एआर और वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट हुआ, पोकेमॉन गो का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ऑगमेंटेड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, जो डिजिटल डिवाइस क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है। अब जैसे पोकेमॉन गो की बात करिए, तो उस केस में प्लेयर चेस करेगा इमेजिनरी डिजिटल क्रिएचर्स, उसे आप चेस कर रहे हैं, है ना, फिजिकल लोकेशंस के आसपास। वीआर, आजकल डिवाइस आती है, आपको पता है, पूरा एनवायरनमेंट ही फेक है एक तरीके से, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होगा, रियल वर्ल्ड के जैसा लगेगा। You can digitally generate image, sound, even touch and smell. तो you will get a custom headset जहाँ पे आप सिमुलेटेड वर्ल्ड को यूजर यूज कर सकता है, एक्सपीरियंसेस, फ्लाइंग, स्काई डाइविंग, गेमिंग, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मेटावर्स, मेटावर्स आया भी था लास्ट टाइम, कहता है ये 3D एनवायरनमेंट है जहां आप कंबाइन करोगे वी आर, ए आर, ए आई, ब्लॉकचेन सबको, और ऑनलाइन एक्सपीरियंस के लिए। मेटावर्स, मेटा मतलब मल्टीपल है उसमें, और मर्ज करेंगे टेक्नोलॉजी को, ताकि जो एसेट्स और एंटिटीज हैं, जो एनएफटीज अभी आप पढ़ कर आए, नॉन फंजाबल टोकन, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसीज है, उसके लिए
अब देखो मेटावर्स में इन्होंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। कह रहा है कल को वर्चुअल बैंकिंग होगी। आप वर्चुअल बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल डैशबोर्ड होगा, वर्चुअली बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? फॉरवर्ड थिंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम करेगा। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, वो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, है ना? वो आपके लिए यू कैन फॉर्म, यू कैन क्रिएट, यू कैन प्रिजर्व योर डिजिटल एसेट्स, ठीक है? ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एनएफटी की बात हमने पहले भी की है। अब फाइनेंशियल लर्निंग एकेडमी होगी, जो फाइनेंशियल लिटरेसी भी काम करेगी। तो वर्चुअल क्लासरूम होंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यू कैन गेट गुड लर्निंग। फिर इसके बाद वर्चुअल मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस होंगे, वो तो खैर चल ही रहा है उस केस में, ठीक है ना? पार्टिसिपेंट्स अराउंड द वर्ल्ड दे कैन एक्सेस द कॉन्फ्रेंस थ्रू वर्चुअल अवतार, है ना? वो सब होंगे। उसके बाद की नोट स्पीचेस, डिस्कशन पैनल, वो सब कुछ होगा। साथ में विजुअलाइजेशन एनालिटिकल टूल्स होंगे, जहां पर यू कैन विजुअलाइज द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इंटरेक्टिव 3D एनवायरनमेंट में, ठीक है? रिस्क क्या है सर मेटावर्स के अंदर? रिस्क ये है भैया कि पोटेंशियल के अलावा ये टेक्नोलॉजी चैलेंजेस आ जाती है। चैलेंजेस क्या होंगे? पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेटा प्रोटेक्शन, ये सब, ठीक है ना? ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है, डेटा सिक्योरिटी, लगभग लगभग रिस्क आप देखो सब वही चल रहे हैं। तो एक पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं भैया आगे वाले पोर्शन की तरफ। हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था साइबर रिस्क से, ठीक है ना? अब देखो अगला क्या बोलता है। डिजिटल ऑडिट क्या है सर? डिजिटल ऑडिट क्या है? डिजिटल ऑडिट इज बेसिकली जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑटोमेटेड टूल के थ्रू आप ऑडिट कर रहे हो, ताकि एश्योरेंस दे पाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आईटी सिस्टम है क्या वो इफेक्टिव है, ठीक है? चेक कर पाए कि रिस्क कहाँ पे है, कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं, और इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? की फीचर्स क्या है सर? देखो, ऑडिटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होगी, टाइम कॉस्ट इंप्रूव, ह्यूमन एफर्ट इंप्रूव होगा, प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा कि हर एक चीज चेक करोगे बाय द यूज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस। फ्यूचर डिजिटल स्ट्रेटजीज, एआई रोबोटिक्स की बात करेंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर्म करेंगे, ये की फीचर्स हैं। अब आप देख रहे हैं एडवांटेज बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे ही। वेट सेव, टाइम कॉस्ट सेव हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है तो भैया डिजिटली करनी पड़ेगी ऑडिट अपने को, ठीक है ना? हाई रिस्क एरिया में फोकस करेंगे, क्योंकि मैनुअल एफर्ट तो कम हो जाएंगे ना, तो एनालिटिक्स पे अपन फोकस कर पाएंगे उस केस में। कॉस्ट कम होगी, ड्यूरेशन कम लगेगी, एडवांस टूल का इस्तेमाल करोगे, साथ में इन्फॉर्म डिसीजन। तो लगभग फीचर्स और एडवांटेज लगभग सेम है, ठीक है? कंसिडरेशन चैलेंजेस क्या है सर? अब देखो आईटी का अगर यूज करते हैं आप, डिजिटल टेक्निक का यूज करते हैं, तो आपको बिजनेस बेनिफिट देखने चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल टेक्निक ऑटोमेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस ऑटोमेशन करेगा तो सबसे पहले देखेगा ना बिजनेस बेनिफिट है या नहीं। लो प्रायोरिटाइज करिए, चेंज करिए, मैनेज, क्योंकि आप अगर ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं तो यू हैव टू मैनेज दैट चेंज। और ये देखना कि लोगों को ऐसा नहीं कि जॉब से निकाल रहे हो, ये कर रहे हो आप, यू हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल। सही प्रोसेस टारगेट करिए, स्ट्रेटजी बनाइए ब्रॉडर, स्टैंडर्डाइज करिए प्रोसेस को, और जो डेटा सिक्योरिटी रिस्क है उसे 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 एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? साथ में एक बात ध्यान रखना, अगर आप डिजिटली ऑडिट करते हैं तो ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन है ये ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज करेगा, और साथ में ऑटोमेटेड टूल का आरपीए, अभी आप पढ़ गया एआई, ब्लॉकचेन। डिजिटल अप स्किलिंग में इन्वेस्ट करें, खुद को भी स्किल करेगा और अपने टीम को भी स्किल करेगा। डेटा एनालिस्ट का इस्तेमाल करेगा, एआई ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, अभी पढ़कर आए आप। मैनुअल वर्क बोर्ड्स, आपका जो मैनुअल वर्क है वो कम कर देंगे। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन ऑडिटर की तरफ से एक्सपर्ट को रखिए, डिजिटल अप स्किलिंग करिए, ऑटोमेशन करिए, एडवांस टेक्निक एआई का और बोर्ड वगैरह का आप यूज करिए। फीचर्स क्या है, ये एडवांटेज क्या है ऑडिटिंग डिजिटली, ये ऊपर आप पढ़ चुके हो वैसे। ये है ऑडिटिंग डिजिटली, वो है डिजिटल ऑडिट, ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। ये है एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट या फीचर्स, ये है ऑडिटिंग डिजिटली, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना? कह रहा है सर देखो, जब आप ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल करोगे तो फुल ट्रांजेक्शन रिव्यू करोगे, सैम्पलिंग वैसे भी इग्नोर ही करेंगे, सिस्टम ही तो करेगा आपके लिए काम। जो वैल्यू मिलेगी वो अनडिनाइबल है, मैनुअल एरर्स कम होंगे, ट्रेड इंक्रीज होगी सर, वैसे भी आजकल मैंडेटरी हो गया सेक्शन 128 के हिसाब से। एरर जो है वो रिड्यूस होंगे, रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करोगे, पार भी आई या पढ़ कर आए, डैशबोर्ड वगैरह। और साथ में एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है ना? इसके साथ कंसिडरेशन क्या है? सबसे पहली बात, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं आप? अगर वो आपने टारगेट कर लिया तो आपके लिए इजी और बेटर होगा, है ना? और उसके हिसाब से अगर ऑटोमेशन आप करोगे तो यू कैन मेजर योर आरओआई, है ना? कि भाई मैं इतना ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उतने रिटर्न्स मेरे को मिल रहे हैं या नहीं। कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी? आप, एआई है, रोबोटिक्स है, या आपको सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे? कैसे अपने लोगों को आप अपस्किल करोगे? ट्रेनिंग करना पड़ेगा, डेवलपमेंट जरूरी है टीम को गाइड करने के लिए। और ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, मैंने ऊपर से आपसे कहा रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इस सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा,
ठीक है ना, डैशबोर्ड वगैरह का। ठीक, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, कैसे आप स्किल करेंगे, रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला सर आईटी इन्वायरमेंट को समझना है आपको, ये क्वेश्चन आ भी चुका है यहाँ से। अब आईटी इन्वायरमेंट में ऑडिटर क्या क्या समझेगा सर, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा भाई कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है आपका क्लाइंट। ठीक है, आई जो एप्लीकेशंस के अंदर इंफ्रा कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशन, आईटी डिपार्टमेंट की अपनी हायरार्की होगी, पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, किस हद तक आईटी इंटीग्रेशन किया गया है, यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एस ए 402, आईटी रिस्क और कंट्रोल। तो आईटी एप्लीकेशंस, इंफ्रा कंपोनेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, आईटी रिस्क और कंट्रोल। अब देखो की एरियाज क्या है, ये आखिरी जो पॉइंट चल रहा है आपके लिए। की एरियाज क्या है ऑडिटर के लिए टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरनमेंट। ऊपर क्या था, ऊपर था भाई ध्यान रखना अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। अगर क्वेश्चन आया अंडरस्टैंडिंग तो ये लिखना है, और की एरियाज में तो फिर ये लिखना है किस तरीके से ट्रांजेक्शन फ्लो करता है सर थ्रू आईटी सिस्टम्स, और क्या चेंजेस आए हैं फ्लो में, है ना, मैंने पहले भी बोला आपसे। सिग्निफिकेंट सिस्टम कौन सा उसको आइडेंटिफाई करिए जो सपोर्ट कर रहा है प्रोसेसिंग को। मैनुअल कंट्रोल कौन से, ऑटोमेटेड कौन से, वो देखिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करिए, एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, आईओटी। आईटी एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी देखो और उसके हिसाब से रिस्क एसेस करो। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन का फ्लो देखो, सिग्निफिकेंट सिस्टम कौन से वो देखो, कंट्रोल्स कौन से मैनुअल ऑटोमेटेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी, और आईटी एनवायरनमेंट किस तरीके से रिस्क क्रिएट कर रहा है। अब अगला है सर, एक बात बताइए, आईटी तो रिस्क भी होगा, मैंने आपसे कहा रिस्क, तो रिस्क कौन सा भैया, रिस्क है डेटा चेंजेस, मैंने आपसे कहा था ना, ये पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ा नहीं अब पढ़ेंगे। डेटा चेंजेस अनऑथराइज्ड, आईटी पर्सनल मिसयूज करेगा अपने राइट को, अनऑथराइज्ड चेंजेस। अब अगर एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, कंसर्न पर्सन नहीं है, तो चेंजेस नहीं अपडेट नहीं कर पाओगे। मैनुअल इंटरवेंशन, डेटा लॉस, हैकिंग, करप्शन, हार्डवेयर फेल हो गया, सिस्टम डाउन टाइम, कंपैटिबिलिटी इश्यूज कई बार होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस इश्यूज, हैवी डेटा लोड, स्केलिंग सॉल्यूशन, इसमें आपको दिक्कतें आती हैं। आईटी डिपेंडेंसीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। आईटी डिपेंडेंसीज क्या, देखो अब ऑटोमेशन का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हो आप, तो उस केस में कहता है सर आपको ना आईटी डिपेंडेंसीज में ऑडिटर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आईटी डिपेंडेंसीज क्या क्या है। उससे उसको पता चलेगा कि एंटिटी कितना भरोसा कर रही है आईटी पे, पहला पॉइंट। किस तरीके से आईटी को इंटीग्रेट किया गया है बिजनेस मॉडल में, रिस्क क्या है वो आइडेंटिफाई होगा, और कंट्रोल क्या है वो आइडेंटिफाई होगा, है ना। तो रिलायंस कितना आईटी के ऊपर इंटीग्रेट कैसे किया गया, रिस्क और कंट्रोल्स। अब देखो आईटी डिपेंडेंसीज के 5 टाइप है, अगर आईटी आईटी का यूज कर रहा है क्लाइंट तो 5 चीज आपको दिख जाएंगी आईटी डिपेंडेंसीज। पहला ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल ऑटोमेटेड होंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड में, अब मान लो एक सॉफ्टवेयर एक ही आदमी एक टाइम पे चला पाएगा, यूजर लिमिट चेक। ठीक है, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट, उसे कहते हैं फॉर्मेट चेक, डेट डेट, मंथ मंथ, ईयर ईयर, है ना। एग्जिस्टेंस चेक, डुप्लीकेट कस्टमर नंबर नहीं आना चाहिए। रीजनेबलनेस चेक की मैक्सिमम पेमेंट इतनी ही कर पाओगे आप, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है। ऑटोमेटेड कंट्रोल रिपोर्ट, अब सिस्टम ऑटोमेटेड है तो रिपोर्ट भी सिस्टम से ही बनेगी। ठीक है ना, ये रिपोर्ट जो है ये मैनुअल कंट्रोल के एग्जीक्यूशन में काम आती है। बिजनेस परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हर हफ्ते की सेल्स रिपोर्ट बन रही है, अब सेल्स रिपोर्ट सिस्टम से ही निकल रही है, तो जब आप सेल्स रिपोर्ट आप आपके पास आएगी हर वीक, तो मैनुअल रिव्यूज भी कर पाएंगे, परफॉर्मेंस रिव्यूज कर पाएंगे, कहाँ सेल आप है, कहाँ डिप है। वेंडर की मास्टर रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट, भाई कस्टमर की एजिंग मतलब डेटर की एजिंग रिपोर्ट, की पैसा रिकवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो डेटर से, ये सब। तो ऑटोमेटेड कंट्रोल रिपोर्ट्स, कैलकुलेशन। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सिस्टम निकालेगा आपके लिए, कैसे निकालेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, तो निकालेगा सिस्टम आपके लिए इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। सिक्योरिटी में आईटी एनवायरनमेंट आपके लिए सिस्टम इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ड्यूटीज का सेग्रीगेशन करेगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट करेगा, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अगर गलत कर रहा है दूसरे एम्प्लॉयज पकड़ पाए। ठीक है ना। और इंटरफेसेस, ऑब्वियस सी बात है सर, आपको एक प्रॉपर इंटरफेस डेवलप करना पड़ेगा जहां पे आप ट्रांजैक्शन को, डेटा को फ्लो करा सके फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आईटी डिपेंडेंसीज हैं तो आपको ये देखना है सर कि आईटी डिपेंडेंसीज किस हद तक सिस्टम फ्लो में इन्वॉल्व है और कौन सा रिस्क वहां क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, मेनली ये 5 पॉइंट ध्यान रखना आईटी रिस्क के अंदर, आईटी डिपेंडेंसीज के अंदर। ये चैप्टर खत्म हो गया है, क्विक रिवीजन। मुलाकात होती है अगले में, मोबाइल चेक केयर से।